थे। उसके अलावा भारतीय बीरेन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमजोर रही है, उसका फायदा उनको मिला। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं बीरेन जी, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है? मैं देख रहा हूं कि सरकार और संगठन के बीच एक तनाव है, एक गुटबाजी तो अब साफ साफ दिख रही है। देखिए, ये बात तो बहुत समय से कही जा रही है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि जो चौराहे पे और गांव में बैठे हुए आम जनता समझ गई कि भाजपा क्यों हारी। वो भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है प्रदेश की, जो सरकार में, वो इतने दिन में जान ही नहीं पा रही वो क्यों हारी। एक अदना सा आदमी भी जानता है कि भाजपा क्यों हारी। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि इतना बड़ा सम्मेलन हुआ लखनऊ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, डिप्टी सीएम रहे, और सब ने कहा, लेकिन रिजल्ट क्या रहा, कार्य समिति का फाइनल रिजल्ट ये सामने नहीं आ पाया। ये पता नहीं लगा क्या हुआ। तो तंत्र होने के बावजूद सही बात को स्वीकार न करना, स्वीकार करने में क्या नुकसान हो जाएगा। जान ही रहो कि भीतरघात से हारी, जान रहे हो कि कार्यकर्ताओं के उपेक्षा से हारी, व्यापारियों के उत्पीड़न से हारी, संविधान के खतरे से हारी, आरक्षण के मिटने से हारी, सब जान रहे हैं। तो समस्या इस बात की है कि सच जानकर भी अगर ढिठाई करनी है तो आप बोलते रहिए, लेकिन आम आदमी तो जान गया है, भाजपा के लोग भी जाने। रही बात, देखिए ब्रजेश जी, चुनाव में गड़बड़ी की शुरुआत भाजपा आकलन अगर करती होगी तो देखती होगी, सबसे पहले वहां से हुई जब नंद किशोर गुर्जर ने बीच चुनाव में कहा कि पुलिस ने मेरा गनर छीन लिया है, मेरे ऊपर हमला हो सकता है और मेरा अपमान किया जा रहा है। पहली शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वहीं से हुई थी। फिर संजीव बालियान आए, उन्होंने भी आरोप लगाया। फिर उसके बाद सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया प्रशासन पर। फिर उसके बाद राजा भैया का मामला आ गया, जिस पर अनुप्रिया पटेल ने हमला बोल दिया। फिर उसके बाद तो चीजें चल ही रही थी। अब चुनाव के बाद मोती सिंह, रमेश मिश्रा, ये सब लोग भी अलग अलग लोग बोल रहे हैं। तो ये चीजें तो आज कोई नई नहीं है, आई है पहले से। इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत दलों के नेता भी इन्होंने शामिल कराए हैं, सबकी अपने अपने विचार हैं, अलग अलग गुटबाजी है। तो पार्टियां तो हमेशा गुटबाजी और भीतरघात से ही हारती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी तो 10 सीटों पर विधानसभा सेमीफाइनल होने वाला है जी, तो और स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी को अभी कहां कहां मेकअप करना है और वो क्या 2027 के चुनाव की किस स्थिति में जाएगी। तो ये तो अभी आगे उनके लिए एक नया आ रहा है इम्तिहान, और उस इम्तिहान से तय होगा कि क्या आप ये बात मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है, सत्ता को लेकर संग्राम है, सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर झगड़ा है? तो जो राजनीति में कक्षा 5 के बच्चा आवत है वही पढ़ाया जाता है कि सरकार से संगठन बड़ा होता है। ये तो हर आदमी जानते का कोनो रट्टू तोतक तरह रटाना है। लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, पूरे प्रदेश के सामने ये बोला, तो स्वाभाविक है कि संगठन की उपेक्षा की शिकायत उनको मिलती रही होगी। और उपेक्षा देखिए जब होती है तो सरकार के स्तर पर होती है, थाना और पुलिस के स्तर पर होती है, अफसरों के स्तर पर होती है। और इसी वजह से उन्होंने शायद ये बात कही कि वो डिप्टी सीएम होकर भी लोगों की बहुत मदद अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज देखिए, बैठे हैं हीरो जी भी, आपकी सरकार है 10 साल से उत्तर प्रदेश में, 7 साल से है, और सारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, तमाम पद निगमों के चेयरमैन के मेंबर के खाली हैं। काहे नहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया जाता? भाई उनका भी दो कि उनसे खाली काम ही लोगे। खाली 46 डिग्री और 50 डिग्री टेम्परेचर में चुनाव करा के भूजने के लिए उनको खाली सब व्यवस्था है। तो ये भी तो देखना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में यह आरोप लगता है 7 साल बाद, 8 साल बाद की फलाधिकारी समाजवादी पार्टी के उसका मानसिकता का है, उस पर काम करता है। हाँ, ये एक नई टर्मोलॉजी मैं सुन रहा हूँ आजकल बीजेपी वालों से। तो 7.5 साल से ये सत्ता से बाहर हैं
और कहा जाता है ये सब सपाई मानसिकता के अफसर हैं। हाँ, उनके अफसर तो उनको आप चिन्हित नहीं कर पाए, ये आपको देखना होगा कि और कौन देखेगा। अच्छा, एक चुनाव मुद्दा उठा कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, वो भी एक बात आई थी। वहां पर भी लोगों ने बहुत चर्चा की कि वाकई में क्या बीजेपी अपने दम पे चुनाव जीतेगी। तो बहुत सारी चीजें जब दिखने लगती हैं कार्यकर्ता को कि हमें सिपाही से लेकर चपरासी से लेकर एसपी और डीएम तक सम्मान नहीं मिल रहा है कहीं, तो फिर वो इस तरह के चुनाव परिणाम आते हैं और ये चेताते भी हैं कि भाई आप अगली बार कार्यकर्ताओं को सम्मान बढ़ाइए और सरकार में भागीदारी बढ़ाइए। ये सम्मान का क्या मतलब बढ़ाइए। होता है? मैं आज तक इसका डिफिनीशन नहीं समझ पाया। क्या सम्मान कर दे, मतलब क्या हो ऐसा जिससे महसूस करें कि ये सम्मानित हो गए? अब देखिए, राजनीतिक व्यक्ति को तो पद चाहिए ना। तो मैंने कहा कि कारपोरेशन में, निगमों में इतने पद खाली हैं कि यहाँ 300-400 बड़े नेता इनके एडजस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे संगठन में बहुत सारे पद खाली होंगे, वहाँ आएंगे और रोटेशन चलेगा। आज अगर 7 साल में लगातार ये चीजें होती तो एक आदमी 2-2 साल रहता तो 3-3 आदमी एक पद पे आके चले गए होते। बहुत कुछ चीजें हो सकती थी, लेकिन अब बीजेपी नेतृत्व ने नहीं ध्यान दिया होगा। अच्छा, दूसरी बात यह ब्रजेश जी, जब कहते हो कि पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और जिले तक का कार्यकर्ता ये हमें चुनाव जिताता है, और तो फिर उसका काम भी तो होना चाहिए, तभी तो चुनाव जिताएगा। आज पेपर लीक गले की हड्डी बन गया। बेरोजगारी पर लोग सवाल करते हैं, शिक्षा में तमाम सारी बातें आती हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, अधिकारियों पर लगाम नहीं लग रहा है, तमाम लोगों अच्छा, के मैं ऊपर काफी बुलडोजर लोगों चल को ये गया। कहते सुना हूं वीरेंद्र जी कि ब्यूरोक्रेसी का इस सरकार पर कंट्रोल है और ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से ये सरकार चला रही है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं बल्कि उनका अपमान हो रहा है। क्या वाकई में ये सरकार ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन गवर्नमेंट है? एकदम ब्यूरोक्रेसी इस तरह की सरकारों को पसंद करती है। वो इस सरकार में खुश हैं, अफसर भी खुश हैं। एक IGRS पोर्टल होता है, पूरे प्रदेश से लोग उस पर शिकायत करते हैं और रिपोर्ट सब 80-90% झूठ लगती है। कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय चेक कराता है, सब पकड़े जाते हैं, और जो रिपोर्ट लगाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। झूठी रिपोर्ट सरकारी पोर्टल पर अधिकारी लगा लगा के भेज रहे हैं, तो क्या होगा? तो अधिकारी ही तो इसका मतलब ताकतवर हुए। जब आप कहते हो कि गुंडों का बोलबाला नहीं है, खत्म कर दिया गुंडागर्दी, दूसरी ओर मंत्री आते हैं धीरज खान में बोलते भैया हमारे विभाग पे कोनो नियंत्रण नहीं ना, हमारी सुनी नहीं जा रही है। तो ये भी तो दोनों विरोधाभासी चीजें सामने आती हैं, तो उससे कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। और वही बात लोग भाषण में बोल देते हैं, केशव मौर्य ने भी बोला है और भी लोग बोले होंगे। हाँ, आज तो संजय निषाद ने भी कहा कि बुलडोजर किसी मकसद के लिए आया था, अब वो गरीबों पे चढ़ा जा रहा है। अरे ब्रिजभूषण बोले कि बुलडोजर संस्कृत के मैं खिलाफ हूं, वो तो चुनाव भी बोले, उससे पहले बोले, बहुत बार लोग बोले। लेकिन जब ये बुलडोजर मुख्तार अंसारी पर, माफियाओं पर, अतीक अहमद पर जब चलता रहा, तब इसका भरपूर समर्थन भी मिला। लेकिन पुलिस जब इसको अपने हिसाब से चलाने लगी और प्रशासन, तब वहां पर ये बुलडोजर, अब देखो, एक बुलडोजर की वजह से एक नदी का पौराणिक स्वरूप आ रहा है। कितनी तकलीफ है सुरेंद्र राजपूत को। ब्रजेश जी, उनको नदी पता नहीं हम लोगों के पुरखों के जमाने में रही होगी, पौराणिकता के चक्कर में मानवता संसार हो, कमजोर हो, लोगों के बच्चे बिलखे, लोगों की जीवन की जमा पूंजी टूट जाए। अरे भाई चलो हो गया, कोर्ट ने भी मदद नहीं की। तो ये जो नए नए जगहों पर, पार्कों में, गोमती नगर लखनऊ में लोगों ने बना रखा है मकान, वो कहीं नहीं तोड़ती है। अच्छा, कुछ गलत होता तो राजनाथ सिंह बोलते जरूर, बड़े सीजन्ड व्यक्ति हैं वो, मैं तो मानता हूँ। गलत नहीं हो रहा होगा तभी तो वो खामोश हैं। देश के रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ से 2-2, 3-3 बार सांसद हैं। हम लोग उम्मीद उनके विकास में पुल और पुलिया तो वो गिनाते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर मदद करने के लिए वो कभी आगे नहीं आए। तो ये भी बड़ी विडंबना है कि वो इस प्रदेश में बहुत लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं।
जी वीरेंद्र और जी। इस लखनऊ ने उनको बहुत भरपूर समर्थन और प्यार भी दिया। हाँ लेकिन नहीं, मैं वही बात समझा रहा था सुरेंद्र राजपूत को कि गलत होता तो वो जरूर बोलते। अब वो एम्स में भर्ती हो गए, पीठ में दर्द था, अभी निकले हैं, हो सकता है पहुंचे इस बात तो शायद बोले भी। कंक्लूड वैसे करें सुनिएगा कार्यकर्ताओं की जो हालत है उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि पंख दिए पर छीन लिए, मासूम परिंदा क्या करता, और राहों में मुसाफिर टूट गया, मंजिल पे पहुंचकर क्या करता, और अपनों ने ही दिल तोड़ दिया, गैरों से भी गिला फिर क्या करता, और पंख दिए पर छीन लिए, मासूम परिंदा क्या करता। ये कार्यकर्ता की बात मैंने कही। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक